आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो से आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे वायरस वैक्सीन और बूस्टर की। जी हां, लगातार चारों तरफ से थोड़ी डराने वाली, चेतावनी वाली खबरें आ रही हैं। यूरोपीय देशों का हाल बुरा है, अमेरिका से भी खबरें अच्छी नहीं है और भारत में भी ओमिक्रॉन वायरस से ग्रसित होने वाले, संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच चिंता यह है कि वायरस जिस तेजी के साथ फैलने की क्षमता रखता है, क्या आगे चलते हुए ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देगा। बिल गेट्स की बात करें तो उन्होंने चेतावनी दी है, सरकारें चेतावनी दे रही हैं, भारत सरकार ने भी चेतावनी दी है, राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर एक्टिव हो रही हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन और बूस्टर पर हम कहां खड़े हैं। कल ही कुछ इस तरह की खबरें आई कि बच्चों की वैक्सीन को फिलहाल के लिए टाला जा सकता है, तो वहीं आज एक स्टडी है जो कि लैंसेट में छपी है और वो ये कहती है कि जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसका प्रभाव दूसरे डोज के 3 महीने बाद काफी कम हो जाता है और वही वैक्सीन भारत में कोविशील्ड के नाम से ज्यादातर लोगों को लगाई गई है। इसके अलावा बात बूस्टर डोज की हो रही है जिस पर भी अभी चीजें साफ होना बाकी है। तो इन सारी चीजों के बीच हम कहां खड़े हैं, खासतौर पे जहां वैक्सीनेशन की बात है, क्योंकि यही हमारे पास सबसे प्रभावी इलाज है, सबसे प्रभावी शील्ड है और तरीका है कि हम इस वायरस का मुकाबला कर सके। तो आज इसी पर फोकस होकर करेंगे बात। हमारे साथ शामिल हो रहे कार्यक्रम में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोविड वैक्सीन ट्रायल्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर संजय राय, हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज जसलोक हॉस्पिटल मुंबई और मेंबर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स डॉक्टर ओम श्रीवास्तव और हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स पारस हॉस्पिटल डॉक्टर मनीष मनन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर मनन, हम आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि कल ही हमने एक खबर चलाई थी जो कि डॉक्टर जयप्रकाश हैं और वो NTGAI के सदस्य हैं, उसके एक पर्टिकुलर पैनल के सदस्य हैं। उन्होंने हमारे सिस्टर चैनल से बात करते हुए बातें कही कि उनके पैनल ने केंद्र सरकार को इस तरह के सुझाव दिए हैं कि बच्चों को फिलहाल तुरंत वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। भारत के जो बच्चे हैं 12-18 साल तक के, उनमें से ज्यादातर के पास एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, करीब 70-80% बच्चों में। और साथ ही उन्होंने ये भी हवाला दिया कि 12 साल से नीचे कोई भी डेथ ऐसी रिपोर्ट नहीं हो जहां मेनली कोविड जिम्मेदार हो, कोमॉर्बिड हुआ हो कोई केस, वो अलग है, लेकिन कोविड से सीधे सीधे कोई जान नहीं गई है। तो फिलहाल बच्चे सुरक्षित हैं और हमें उन्हें वैक्सीन देने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप इस चीज से कितने सहमत हैं? मैं समझता हूं कि सरकार का यह निर्णय जो डॉक्टर बुलियन ने कहा है बिल्कुल सही है। एक बार तो कम से कम मीडिया के प्रेशर में, सोशल मीडिया के प्रेशर में आके ये डिसीजन नहीं लिया गया है, साइंटिफिक फैक्ट्स के बेसिस पे लिया गया है। हम लोगों ने भी देखा है कि कोविड के दौरान बच्चों में सिम्टम्स बहुत माइल्ड रहे हैं, ज्यादातर बच्चे एसिम्टोमेटिक ही रहे हैं। तकरीबन हमें यह होता था कि पेरेंट्स का फोन आता था कि हमारा कोविड पॉजिटिव आया है और वाइफ का है, बच्चे का क्या करना है, बच्चे का टेस्ट करा, नहीं जी कराया ही नहीं, एक बार करा के देख लो, टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। तो एक तो ये है, जब भी हम इमरजेंसी अप्रूवल कहते हैं किसी भी चीज के लिए, वो उस डिजीज के लिए होता है जो कि जानलेवा हो सकता है। जब कोई बीमारी, अभी तक जो इतना फैक्ट्स और एविडेंसेस आए हैं बच्चों के लिए, उस तरह के घातक ये नहीं हुए हैं, प्रूव नहीं हुए हैं, तो उस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देना मैं समझता हूं जल्दबाजी होगी। हमें ये देखना होगा कि ये बिल्कुल सेफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस बीमारी से हम बचाने की कोशिश करें वो कम नुकसान कर रही है और जो वैक्सीन दे रहे हैं वो ज्यादा नुकसान करें। सो सेफ्टी बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर उसके ट्रायल्स, उसको पूरी तरह से सोच समझकर उसको हमें अप्रूव करना चाहिए। सो इमरजेंसी अप्रूवल की जरूरत मुझे भी लगता है कि नहीं है। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कुछ महीने पहले ब्रिटेन के पीएम ने भी एक स्टेटमेंट किया था कि मेरे देश में भी बच्चों को वैक्सीन देने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन सोशल प्रेशर इतना हुआ कि उन्हें उस स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूं साइंटिफिक कम्युनिटी का जो ये स्टेटमेंट है, ये मैं इससे सहमत हूं। ये फिलहाल साइंटिफिक कम्युनिटी से ही आया है। NTGAI ने हो सकता है सिफारिश की हो, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान फिलहाल इस पर नहीं है। लेकिन इसी के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरा सवाल डॉक्टर साहब, वो ये कि माना कि एक स्टडी हमारे पास है या हमारा पिछला अनुभव कहता है कि बच्चे हमारे सुरक्षित है, लेकिन अब ये वेरिएंट नया है, इसके क्या प्रभाव या कुप्रभाव है इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम पहले तो ये मान के चल रहे थे कि बच्चे घर में स्टडी फ्रॉम होम है, उन्हें सुरक्षित रखते हैं, जो बड़े बाहर जा रहे हैं जिनका काम करना जरूरी है, चलिए उन्हें पहले सुरक्षित करते हैं। लेकिन अधिकतर राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं।
ऐसे में या तो स्कूलों को थोड़े दिन के लिए और होल्ड किया जाए जब तक हमें इस नए वेरिएंट का पूरा प्रभाव पता ना चल पाए, या फिर ये बच्चों के वैक्सीन, क्योंकि बहुत सारे माता पिता हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम तो इंतजार में थे कि बच्चों को वैक्सीन लग जाएगा। ये एक फॉल्स सेंस ऑफ ये है कि भाई बच्चों को वैक्सीन लग जाएगा तो उन्हें कुछ नहीं होगा। मुझे ये बताइए, हम लोगों ने जितने भी बच्चे अभी हम रिसेंटली एडमिट कर रहे थे, हम तकरीबन बच्चों का ना कोविड एंटीबॉडी करा के देख रहे थे। 80% बच्चों का कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव है। जब माता पिता से हमने पूछा कि भाई इसको कोविड कब हुआ था, आधे से ज्यादा को पता ही नहीं था कि इसको कब हुआ था, हमें तो पता ही नहीं चला। तो हमें अननेसेसरी पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं और जो हकीकत है उसी के बेसिस स्कूल जाने देने में भी कोई गुरेज नहीं, स्कूल भी जाएं बच्चे जो खुल चुके हैं। स्कूल जाना चाहिए। स्कूल 2 साल से नहीं जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप अभी ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, 4 महीने रुक जाइए, उसके बाद पाई भी आ जाएगा, उसके बाद सैन भी आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये म्यूटेट करना बंद कर देगा या वायरस म्यूटेट करता ही रहेगा? हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए और अपने काम पे चलना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो तो आप डॉक्टर से सलाह करें, लेकिन आप बंद करके रखोगे, इसकी वजह से बच्चों में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। आपको एक प्रोग्राम इस पे भी करना चाहिए। नहीं, वो काफी प्रोग्राम हमने किए हैं, लेकिन देखिए कुछ भी हो जाए, हर माता पिता यही चाहता है कि उसके बच्चे के स्वास्थ्य से बढ़कर और कुछ नहीं। इस पे और बातचीत करते हैं, लेकिन इस बीच डॉक्टर ओम श्रीवास्तव जुड़ गए। डॉक्टर श्रीवास्तव, तो अब बूस्टर डोज, बच्चों का वैक्सीन, इन तमाम चीजों की बातें बहुत ज्यादा जोर शोर से हो रही हैं, क्योंकि अब ओमिक्रॉन को लेकर चर्चा काफी बढ़ गई है। नेशनल लेवल पर भी हम एक अलर्टनेस देख रहे हैं। मुझे बताइए कि अब क्या, क्योंकि ये कहा गया कि बच्चों की वैक्सीन को थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बूस्टर पे पहले हमें ध्यान देना होगा। गुलेरिया साहब का भी बयान आया कि हाँ, थोड़ा सा मौजूदा वैक्सीन को हमें ट्वीक करना पड़ेगा और शायद वो बूस्टर ज्यादा प्रभावी हो। आपका इस पर क्या कहना है कि क्या वक्त आ गया, हमें बूस्टर देना होगा? जी, बूस्टर का वक्त आ तो जरूर गया है। बूस्टर का वक्त आ इसलिए गया है कि आपके कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ज्यादा जरूरत है, जैसे ट्रांसप्लांट्स के पेशेंट हुए, जैसे कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हुए, कैंसर के पेशेंट्स हुए, वो पॉपुलेशन जो बुजुर्ग लोग हैं, इन सब लोगों को एक थर्ड डोज की जरूरत पक्का लगने वाली है, क्योंकि उसको डिले करने में कोई फायदा है नहीं, कोई अलबत्ता नुकसान ही है। आप उसको डिले करके उनकी हेल्थ पर ज्यादा रिस्क डालने वाले हैं। रही बात बच्चों की, देखिए बच्चों को अगर आपने वैक्सीनेट नहीं किया तो आप सारे भारतवर्ष में करीब 43-44 करोड़ बच्चे, आप वो जो गिनती है उनका आप क्या स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आप कहाँ तक रुकना चाहते हैं? और ओमिक्रॉन को लेकर के जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी फरवरी मार्च आने दीजिए, उस समय जो नंबर्स होंगे उसमें नंबर्स तो खैर बढ़ने ही वाले हैं। ओमिक्रॉन चाहे बहुत घातक ना हो, लेकिन नंबर्स तो इसमें कम नहीं होने वाले हैं। आप यूके देख लीजिए, आप यूएस भी कुछ हद तक देख लीजिए, आप साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, आप बोत्सवाना, ये सब जगह देख लीजिए। इन सब जगहों पर जो नंबर्स हैं, वो उसका जो डबलिंग टाइम है, कुछ सेंटर से डबलिंग टाइम वायरस का 7 दिन से करीब 1.5 दिन हो गया। तो 1.5 दिन में आपके वायरस की गिनती दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो। तो इसमें आप वैक्सीन ना करके, इसमें आप कोई आप यू आर नॉट कीपिंग एनी एडवांटेज, अलबत्ता इसमें आप डिसएडवांटेज नहीं रहने वाले। जी, तो यही बड़ा सवाल है। अभी आपसे पहले हम डॉक्टर मनन से ही बात कर रहे थे, इस सवाल को थोड़ा और गहरा लेकर जाएंगे, लेकिन पहले उससे डॉक्टर संजय राय, एक और आज बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है और वो आई है लैंसेट जर्नल से। वहां एक स्टडी छपी है जो ये कहती है कि जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है वो सेकेंड डोज के 3 महीने बाद अपना असर लगभग खो देती है। और वही वैक्सीन तो भारत में कोविशील्ड है, जो ज्यादातर देशों में, जो ज्यादातर लोगों को लगी है। तो क्या एक बड़ा कंसर्न है? डॉक्टर राय, शायद आप म्यूट पर हैं। जी हाँ, कंसर्न अगर हो सकता है, अगर प्रोटेक्शन ना हो तो। आप जहां तक प्रोटेक्शन जो है, एंटीबॉडीज जो है, सिर्फ प्रोटेक्शन को डिनोट नहीं करता है। अगर ये करता तो यूके में इस समय करीब 42% लोगों को बूस्टर लग चुका है और फिर भी 1 लाख केसेस पर डे हो रहे हैं, और हमारे यहाँ अभी 50% जो है सेकेंड डोज भी नहीं लगा है, फिर भी 5000 से कम केसेस हो रहे हैं इतने बड़े कंट्री में। तो हमें जो है इसकी बेसिक एपिडेमियोलॉजी समझनी पड़ती है। और ये इसलिए हो रहा है कि जो सेकेंड वेव हुआ, जब हमारा सेकेंड वेव आया था, उस समय जिस तरीके से इन्फेक्शन फैला, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी लोगों को जितनी डेथ हुई है, बच्चों में डेथ नहीं हुई, लेकिन बुजुर्ग में
और एडल्ट में जिस तरीके से डेथ हुई वह बहुत ही भयानक था स्थिति। 4 लाख के आसपास केसेस रिपोर्टेड थे, एक्चुअल नंबर तो उससे कई टाइम्स हायर थे। बट जब उसके बाद सीरो सर्वे किया हमारे ICMR ने, तो ये पाया 68% जो है लोगों को जून के आसपास ही इन्फेक्शन हो चुका था। आज की डेट में जो ग्लोबल एविडेंस है वो ये है कि जो एक बार कोविड से रिकवर्ड हो गया, स्पेशली डेल्टा वेरिएंट से, वो बेस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन इस समय दुनिया में अगर कोई है तो वही है। और जो केसेस हिंदुस्तान में कम हुए हैं वो कोई जादू की छड़ी नहीं थी। ये प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग जो बातें करते हैं उनका जो एपिडेमियोलॉजी से कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कभी संक्रामक रोग के बारे में डिटेल अध्ययन ही नहीं किया हुआ है जी। क्या दिल्ली में हम पिछले 5 महीने से जब 10% भी वैक्सीनेशन नहीं था तो केसेस हमारे 100 से नीचे आ गए। उसका क्या कारण था? इसलिए कि सीरो सर्वे बताया कि 90% हो चुका था। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अभी डेटा जो रिलीज किया था री इन्फेक्शन पे, 40 लाख लोगों में सिर्फ 53 कंफर्म री इन्फेक्शन थे। और जुलाई तक के डेटा को, मई तक के डेटा को, और ये जो है आपके जो है 0.4% अगर प्रोबेबल भी लेते हैं, जो हमारे प्रेडिक्शन भी फेल हो रहे थे वो इसीलिए हो रहे थे कि सितंबर में भी वेव आ जाएगा। कुछ लोग तो वेव आ जाए जल्दी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक बिजनेस भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वेव जो है आ जाएगा नहीं आया, क्योंकि उसने नेचुरल इन्फेक्शन की जो स्ट्रेंथ है उसको इग्नोर करते हैं। तो डॉक्टर राय, क्या आप कहेंगे कि हमें कोई चिंता करने की इस वक्त जरूरत नहीं है? अगर जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं तो कोई हमें खास प्रॉब्लम नहीं उससे? देखिए, बढ़ेंगे, हाईली इन्फेक्शियस है, बढ़ सकते हैं, अच्छे खासे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, लेकिन जो है सीवियरिटी और डेथ कितनी होगी? क्योंकि जो डेटा कहता है कि अगर नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर है, जो उस समय हमारे लिए बहुत ही आपदा थी, बहुत बड़ी, आज हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब पिछली बार भी जब लोगों ने कहा था कि 4 लाख केसेस जाएंगे, उस समय भी मैंने कहा था कि 40,000 ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। वो इसलिए ही कहा था, उसको लोगों ने क्रिटिसाइज जरूर किया था कि नेचुरल इन्फेक्शन का जो रिकवर्ड का जो स्ट्रेंथ है वो देख ही नहीं रहे हैं। यह सिर्फ ये नहीं होता एंटीबॉडीज लेवल, हमें जो है सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप होती है। नेचर में पब्लिश था, न्यू इंग्लैंड जर्नल में पब्लिश है, हाई इंपैक्ट जर्नल में पब्लिश है लिटरेचर कि नेचुरल इन्फेक्शन एक बार होने के बाद जो रिकवर्ड हो गया, जिसकी डेथ होनी थी, देखिए 1.5% के आसपास ह्यूज नंबर डेथ हुई थी, लेकिन जो रिकवर्ड हो गए उनमें जो है सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप होती है, मतलब इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप हो जाती है। अब नेचर में भी पब्लिश था कि हो सकता है लाइफ टाइम इम्यूनिटी हो। हमारे यहाँ 2 है, उसके बाद हमने हाइब्रिड इम्यूनिटी है। तो एक तो नेचुरल इन्फेक्शन इतना हो गया, दूसरा वैक्सीनेशन, जिस अच्छी तरीके से हमने वैक्सीनेशन किया हुआ है 135 करोड़ से ज्यादा लोगों का, इसलिए खतरा नहीं है। सिर्फ ये कहना कि खतरा हो जाएगा और एक माहौल बना देना, इसका अभी तक देखिए, अगर इम्यूनिटी कम होती है कम्युनिटी लेवल पे तो केसेस अचानक बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने तो इम्यूनिटी बढ़ा के भी नहीं की, क्योंकि उनके यहाँ नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ था। अभी जो डेटा रिलीज किया हुआ है पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का, उसने जो है कि करीब 80% के आसपास ही नहीं, ठीक है, आप बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं सर, तो इसको थोड़ा सा और समझेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना होगा, नहीं तो बाद में हमारे पास समय नहीं बचेगा कि क्या हमारी ये नेचुरल इम्यूनिटी हमारा इतना साथ देगी कि हम बेफिक्र रहें, हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना हमें बूस्टर के बारे में सोचना है, ना बच्चों के डोज के बारे में सोचना है। कंसर्न रखना है, प्रिकॉशन रखना है, लेकिन चिंता नहीं करनी। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं, अगर ये सब सही है तो बड़ी राहत की बात है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा पे बात हो रही है वायरस वैक्सीन और बूस्टर की, बड़ी दिलचस्प चर्चा चल रही। ब्रेक से पहले डॉक्टर संजय राय ने बड़े ही अलग ढंग से कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया है। थोड़ी और बात इस पे करते हैं। तो डॉक्टर श्रीवास्तव, जो बातें डॉक्टर रॉय कह रहे हैं, हम उन्हें कैसे समझें? फिर तो क्या जो कंसर्न सरकार की तरफ से आ रहे हैं, इंटरनेशनली आ रहे हैं, या तो दूसरे देशों और हमारे देश में अंतर है, लेकिन डेल्टा की जो सेकेंड वेव है उसको हम भूल नहीं सकते। तो क्या हम इतने आसानी से मेरा मतलब ये कि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उतनी चिंता की जरूरत नहीं है, तो इन दैट वे क्या हम उसी अप्रोच के साथ चल सकते हैं? देखिए, आप इस तरीके से ये जितनी इंफॉर्मेशन हम लोगों की तरफ आई है, आप यूं देखिए कि सेकेंड वेव, कोविड की सेकेंड वेव, जो डेथ्स हुई है, जो लोग बीमार पड़े, वो आप किसी तरीके से आपकी तैयारी नहीं थी। आप इसको जिस तरीके से आप चाहें आप देख लें, मगर तैयारी नहीं थी। अब ये इसमें ये भी है कि कोई भी देश शायद इस किस्म के आंकड़ों के लिए तैयार नहीं हो पाता, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, जिनका इलाज हम लोगों ने किया है, जिनके बीमारियां कई महीनों तक दिखती रही, उसमें आपको तैयारी न करने में आपका सबसे बड़ा नुकसान है। आप तैयारी करके ये आंकड़े दोबारा आपके पास नहीं आए, वो बड़ी अच्छी बात है, पर तैयारी न करने में सब एक तो है कि तैयारी आपके मेडिकल सिस्टम की, और दूसरी है कि प्रिवेंशन एट मोस्ट। लेकिन क्या हम सबको ऐसा कर सकते हैं कि आप आराम से रहिए? आप प्रिवेंशन में आप यूं देखिए, वैक्सीन जिसको हम लोग इतने जोर से केंद्रीय सरकार इतने तरीके से वैक्सीन के लिए कोशिश कर रही है, उसमें डुअल वैक्सीनेशन अभी भी आपका हिंदुस्तान का फिगर क्या है ये आप भी जानते हैं, ठीक है। इसमें डुअल वैक्सीनेशन के बाद जो बूस्टर डोज है वो किनको देना है वो उसके बाद आएगा, अभी तो नहीं दे सकते उनको। तो इसमें आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये आप इस तरीके से इस आराम में नहीं रह पाएंगे। चाहे जो भी नंबर्स आपके इसके पहले रहे हों, आपको ये नौबत दोबारा ना दिखे, उसके लिए आपको तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी। ऐसी मेरी राय है। जी नहीं, ठीक भी है। डॉक्टर मनन, तो मुझे बताइए कि एक जो सिल्वर लाइनिंग अभी तक दिखती है, या सिर्फ अभी तक दिख रही है, ऐसा आभास करा रही है कि जितने भी ओमिक्रॉन केसेस आ रहे हैं, अगर हम हिंदुस्तान की बात कर लें, दुनिया में भी, तो उनमें फैटेलिटी रेट काफी कम है। मतलब कोई ऐसा गंभीर रूप से बीमार हो गया हो, मृत्यु 2 ही अभी तक रिकॉर्डेड है दुनिया में, जितना मुझे पता है। तो क्या ये एक राहत की बात हो सकती है? जी, राहत की बात तो है कि ये माइल्ड है, लेकिन साथ ही साथ WHO ने ये भी कहा है कि हमें ये मान नहीं लेना चाहिए कि ये माइल्ड ही रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी है। WHO ने 2 चीजें कही हैं कि ये बहुत तेजी से फैलता है, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन हम श्योर नहीं है। ये बहुत माइल्ड है, अर्ली रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, लेकिन इस पे भी हमें अभी वेट करके 2-4 हफ्ते देखना चाहिए। तो ये राहत की बात है कि अभी तक जो आंकड़े मिले हैं वो माइल्ड है। जो यूएस और यूके में, यूरोप में जो ज्यादा फैटेलिटीज, मोर्टेलिटीज हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, वो डेल्टा वेरिएंट है, इसलिए वो उसको डेल्टा ओमिक्रॉन कह रहे हैं। डेल्टा ज्यादा है, ओमिक्रॉन कम है। वो जो डेल्टा इंडिया में था वो वहां पे ज्यादा फैल रहा है, इसलिए वो वहां ज्यादा जो हैवक हो रहा है उस वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमें तैयारी नहीं रखनी चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। डॉक्टर राय ने जैसा कहा बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ पैंडेमिक एपिडेमियोलॉजिस्ट का फील्ड है, ये उन्हीं को संभालना चाहिए। बाकी सारे लोग इसमें करें तो कंफ्यूजन होगा। जी जी ठीक है। तो डॉक्टर रॉय से एक आखिरी सवाल मेरा कि डॉक्टर रॉय, वैक्सीनेशन में करीब 40 करोड़ की आबादी ऐसी जो बच्चों की है 18 साल तक की, वो फुल्ली अनवैक्सीनेटेड है इस समय, और बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं घर में जो पहले बड़े प्रोटेक्टिव थे, हालांकि शायद उनको वैक्सीनेशन लगी हुई है, ज्यादातर को, मैं यही मान के चल रहा हूं। लेकिन जिस तेजी से ये वायरस फैल रहा है, तो क्या ये जो 2 लोग हैं, एक तो बच्चे और एक जो बड़े बुजुर्ग, उसमें से काफी लोग कोमॉर्बिड भी होंगे अलग अलग बीमारियों से, उनके लिए कोई खतरा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको जल्दी से मैं खत्म करूंगा। देखिए, जो वैक्सीन का क्या मेन रोल है हमें समझना पड़ेगा। क्लिनिकल ट्रायल में भी हम लोगों ने बताया, हमने खुद ही क्लिनिकल ट्रायल किया कि सीवियरिटी एंड डेथ कम करता है 80 to 90%। अगर 10 लाख लोग को कोविड होता है और ससेप्टेबल है कि उनको कोविड भी नहीं हुआ है, वैक्सीन भी नहीं दे रहे हैं, दिया है हमने, तो 15,000 की डेथ होती है। वैक्सीन से हम जो है करीब उसमें से 13 से 14 हजार लोगों को बचाते हैं, जो वैक्सीन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अगर उनको कुछ सीवियर एडवर्स इवेंट भी होते हैं जो 10 से 15 पर मिलियन है।
बट हमें अगर 14,000 लाइफ बचा रहा हूं तो 10 से 15 कुछ भी नहीं है, वेरी रेयर एडवर्स इवेंट होते हैं, उनमें से भी ज्यादा को ट्रीटमेंट कर देते हैं, जैसे कार्डियक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है मैसेंजर आरएनए से, तो ज्यादा को बचा लेते हैं। हाँ, क्लॉटिंग वाले में थोड़ी सी हार्ट अटैक और इससे हमें प्रॉब्लम होती है, बट इतना रेयर है कि बेनिफिट अगर देखें तो ह्यूज है। बच्चों में ये उल्टा है, बच्चों में 2 डेथ शॉर्ट क्या आपका ये प्रेडिक्शन है कि इस बार भले ये वायरस तेजी से फैल रहा हो सकता है हमारे देश में जो नीति आयोग ने कहा कि 14 लाख केसेस हैं आ भी जाएं, लेकिन हम उतना हैवॉक नहीं देखेंगे मेडिकल लेवल पर, उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। सुन लीजिए, क्योंकि वैक्सीन जो है इन्फेक्शन नहीं रोकता है, वैक्सीन जो है अगर इन्फेक्शन रोकता तो ऑलमोस्ट नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन क्या उतनी मारामारी नहीं होगी, हॉस्पिटल में लाइनें नहीं लगेंगी? बिल्कुल लगनी नहीं चाहिए, नहीं कोई ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, संभावना की बात हम कर सकते हैं। जी संभावना उसकी कम है। बच्चों में जो है 2 डेथ हो रही है पर मिलियन, उससे ज्यादा वैक्सीन एसोसिएटेड है, और 90% बच्चे हमारे दिल्ली का सीरो सर्वे बताता है इन्फेक्ट हो गए, हमें पता भी नहीं चला। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आप सभी की बातों से मैं थोड़ा उत्साहित हूं कि ठीक है, उत्साहित इन द सेंस की हो सकता है आप जो बातें बता रहे हैं वो भगवान करे सही निकले, और ये वायरस अगर फैला भी तो हम उससे मुकाबला कर पाएंगे और उतना सीरियस इंफेक्शन हम लोगों में नहीं देखेंगे जहां जान पे बनाएगी। लेकिन फिर भी हम आखिरी में यही कहेंगे कि वो जो है वो हमको नहीं पता है, सारे के सारे अंदाजे एजम्पशंस हैं, हमारे डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, वो भी एक स्टडी के आधार पर बताते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है कि भाई अपना मास्क तो लगा ही लो, दूरी जितनी रख सकते हो रख लो, बेवजह इधर उधर मत जाओ, और साथ में हैंड सैनिटाइजेशन और तमाम चीजें जो आप सब जानते हैं वो फॉलो कर लीजिए, और वैक्सीन ना लगी है तो तुरंत लगाइए अगर आप एलिजिबल हैं, वो मौका बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए। बाकी हम कुछ चीजें ईश्वर पे भी छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे यहां जिस तरह की बातें हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं उसी तरह से सब कुछ चले और कुछ भी सीरियस सामने ना आए। फिलहाल आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार।